व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 10th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर मैं चैप्टर के मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब है कि अपने देश के प्रति जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका लव और प्राइड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लास जानेंगे कि किस तरीके से हमारे नेशन के प्रति और हमारे लोगों में जो एक ये लव है, ये प्राइड है नेशन को लेकर, वो कैसे पैदा हुआ और क्या क्या हम लोगों ने इनके लिए सेक्रीफाई किया, कितना लंबा हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली अगर मैं चैप्टर की बात करूं क्लास, तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से, यानी कि आप लोग कह सकते हो 1914 से अपनी चैप्टर की कहानी की शुरुआत होती है। ये वो टाइम था जिस टाइम पे दुनिया की दो बड़ी शक्तियां मैं किन किन की बात कर रहा हूं, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एलाइड पावर्स की, और सेकंड में बात कर रहा हूं आपकी सेंट्रल पावर्स की। ये दुनिया की दो बड़ी शक्तियां थी जो आपस में, जिनके बीच में एक तरीके से वॉर था, ठीक है, ये आपस में लड़ रही थी, ठीक है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1914 में। यही वो टाइम था जहां से अपने चैप्टर की शुरुआत होती है, और अलाइड पावर में आपका रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड जापान शामिल था, और उधर आपका सेंट्रल पावर। वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हो चुकी थी। अपने चैप्टर की स्टार्टिंग के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देखोगे कि इंडिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब एक साइड में अलाइड पावर्स थी, एक टाइम में सेंट्रल पावर्स थी, लेकिन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन एक मेजर चीज जो आपको दिखेगी कि रसिया यहां पे इन्वॉल्व करता था। रसिया का डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रिलेशन अपने इंडिया से है। तो आप लोगों को पता है कि जो इंडिया है वो ब्रिटेन की क्या थी, आप लोग कह सकते हो कॉलोनी थी उस टाइम पे, यानी कि इंडिया के ऊपर आप लोग कह सकते हो ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है। तो जब आपका ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया, तो इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेशन के बाद डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ने लगा। इंडिया हैज आल्सो अफेक्टेड बाय द ब्रिटेन्स पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे प्रभाव हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ेंगे, हमारे देश में बहुत सारी चीजों की दिक्कतें और परेशानियां भी आएंगी। तो ऐसा ही हुआ, यानी कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ इंपैक्ट्स हमारे किस पे हुए, वर्ल्ड वॉर के इंडिया पे हुए। सबसे पहला इंपैक्ट क्लास ये देखो कि जैसे ब्रिटेन, जो भी ब्रिटिश आर्मी थी, वो वर्ल्ड वॉर में जब इन्वॉल्वमेंट कर रही थी, तो उनके जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है उनको निकालने के लिए, यानी कि जो उसकी आर्मी थी उनके खर्चों को निकालने के लिए, उनके पास खर्चे ज्यादा होते जा रहे थे, पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया। यानी कि पहला ये इंपैक्ट था इस वर्ल्ड वॉर का, यानी कि क्या बढ़ चुकी थी, आपकी कस्टम ड्यूटीज बढ़ चुकी थी। सेकंड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टैक्स को, इनकम टैक्स जिसको बोलते हो, ठीक है। अब ये दोनों मेजर चेंजेस किस लिए किए, ताकि वो डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर है वर्ल्ड वॉर के दरमियान वो उनको क्या कर सके, निकाल सके। सेकंड जो यहाँ पे आया था, प्राइस ऑफ द गुड्स डबल्स बिटवीन द 1913 एंड 1918। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो भी गुड्स थे, जो भी सामान थे, उनका प्राइस है क्लास, वो करीब करीब डबल हो चुका था। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, 1913 से लेके 1918। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे लगातार युद्ध में लोगों की कमी, आर्मी की कमी होने की वजह से जो भी इंडियंस थे उनको फोर्सली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। मतलब जबरन भर्ती उन लोगों की क्या की जा रही थी, आर्मी में की जा रही थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, 1918 से लेके 1919 ये पहला टाइम पीरियड है, और 1920 से लेके 1921, ठीक है, हमारी फसलें फेल हो चुकी थी हिंदुस्तान में। मतलब हमारी फसलें खराब हो चुकी थी। जब फसल खराब हो जाती है तो आप सभी को पता है एक मेजर चेंज आता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड। ये भी उस टाइम पे एक बड़ा चैलेंज था। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैनी पीपल्स डाई फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का बन सकता है कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे, उस दरमियान पे, एक तो इतने सारे क्राइसिस एक साथ आ गए थे, उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या निकल के आई कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अच्छा, एक मैं सर्वे आपको बताता हूं, 1921 में एक सर्वे हुआ, किसने किया, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, सेंसस ने एक सर्वे किया जहां पे बताया गया अप्रोक्सीमेट 13 मिलियन लोग डाई हुए, किससे, फेमाइन से और एपिडेमिक से, ठीक है। क्लियर। तो कुछ इंपैक्ट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो हमारी हिंदुस्तान में, जिनका प्रभाव देखने को मिला, और जिसका कारण था ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुका था हिंदुस्तान। क्लियर। आई होप कि यहां तक ये फर्स्ट आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चले तो यहां से आपका आइडिया आता है सत्याग्रह का। यस, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। सत्याग्रह का मतलब है, सत्याग्रह का मतलब आप लोगों के दिमाग में आता गांधी जी, और ये वो डेट थी 1915 जिस दिन सत्याग्रह का आइडिया
इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जनवरी 1915 में ही महात्मा गांधी रिटर्न आए, कहां से, साउथ अफ्रीका से इंडिया में। क्लियर? तो यही वही डेट थी 1915 जब महात्मा गांधी ने दोबारा से एंट्री ली, कहां पे, हिंदुस्तान में। कहां से आए वो? आपके साउथ अफ्रीका से आए। और एक सत्याग्रह, ठीक है, एक ऐसा आंदोलन जिसको बोल सकते हो जिसका मेन सेंट्रल आइडिया था नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, महात्मा गांधी ने यहां पे आके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे महात्मा गांधी ने बताया फाइट विदाउट यूजिंग एनी वेपन, यानी कि हमें युद्ध तो करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी वेपन करना है, मतलब हमें कोई भी वेपन, हथियार का यूज नहीं करना, एंड हमने ट्रूथ एंड द पीसफुल मैनर्स के रास्ते पे चलना है। क्लियर? यहां से आपका सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अगर मैं आगे बात करूं क्लास, तो आगे अगर आप लोग देखोगे, सबसे पहले अगर सत्याग्रह की बात करूं, थोड़ा गांधी जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। साउथ अफ्रीका में 1906 की मैं बात कर रहा हूं, गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी था रेसिज्म सिस्टम के अगेंस्ट ही। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया 1906 में। क्लियर है? जहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट सत्याग्रह, और जहां पे उन्होंने किसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था? रेसिज्म सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट साउथ अफ्रीका की कहानी हुई। ठीक है, यहां पे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं क्लास, सत्याग्रह की मैं बात करूं, तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में 1917 में, और वो था आपका चंपारण, बिहार का चंपारण, जहां से गांधी जी ने कहां पे क्या स्टार्ट किया था? आपका सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये आप लोग देख सकते हो। इसमें पूरी क्या कहानी क्या थी कि जो चंपारण बिहार के लोग थे वो इंडिगो की फसल करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे इंडिगो की फसल के बदले उनको बहुत कम पैसा देते थे। ठीक है, तो यहां से गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या था क्लास? आप लोग देख सकते हो, गांधी जी इंस्पायर्ड पीजेंट्स, यानी कि जो भी किसान थे उनको इंस्पायर्ड किया टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से दमनकारी आप लोग कह सकते हो, जो भी ये गलत सिस्टम चल रहा है जहां पे आपकी फसल को बहुत कम दाम में ये ब्रिटिशर्स खरीद रहे जबरनी, इसके अगेंस्ट उन लोगों ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, जिसकी डेट थी आप लोग देख सकते हो 1917 में, सॉरी 1917 में जो हम लोगों ने देखा चंपारण बिहार में। ये आपका किसके अगेंस्ट था क्लास? आप लोगों ने देखा ये आपका एक तरीके से आप लोग कह सकते हो किसके अगेंस्ट था, कि यहां पे जो आपका ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट था। यहां से पूरी कहानी स्टार्ट हुई। इसके बाद सेकंड सत्याग्रह की मैं बात करूं 1917 में, ये खेड़ा गुजरात से शुरुआत हुई। ठीक है, खेड़ा गुजरात में क्या कहानी थी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पीजेंट अफेक्टेड क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक्स, दो मेजर चेंजेस थे। पहला क्या था कि क्रॉप फेलियर हो चुका था, सेकंड मेजर इशू क्या था? वो प्लेग एपिडेमिक्स था। ठीक है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा था? इसकी वजह से जो भी वहां पे आपके किसान थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे? वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहां से एक इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट क्लास, वो क्या है? फॉर सपोर्ट द पीजेंट गांधी जी लॉन्च्ड सेकंड सत्याग्रह एंड डिमांड फॉर द रिलैक्सेशन। मतलब जो रेवेन्यू था या फिर आप कह सकते हो टैक्स थे या इनकम टैक्स था, इनमें रिलैक्सेशन की गांधी जी ने डिमांड की। क्लियर? आई होप कि सेकंड सत्याग्रह 1917 खेड़ा गुजरात से शुरू हुआ। अगर मैं आगे बात करूं तो अब बात आती है अहमदाबाद गुजरात की। यहां पे भी कुछ मेजर दिक्कतें थी। ठीक है, फैक्ट्रीज को लेके, जहां पे भी गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। 1918 में अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल में जो वर्कर काम करते थे उनको बहुत कम वेज मिलता था, बहुत कम वेतन मिलता था। ठीक है, और बहुत कम वेतन की वजह से वो जो सामान लगातार जिनके प्राइसेस आसमान को छू रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के अफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब ये क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि हमारे वेजेस, हमारे वेतन को, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इनके सपोर्ट में गांधी जी ने थर्ड सत्याग्रह को लॉन्च किया। ठीक है, ताकि वो सपोर्ट करे कि ये इंक्रीज कर सके इनके वेज को। तो ये पूरी कहानी थी क्लास सत्याग्रह के इंट्रोडक्शन की, किस तरीके से सत्याग्रह का आंदोलन हुआ। तो तीन मेजर जगह पर, बेसिकली दो कह सकते हो, चंपारण बिहार में आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? दूसरा आप लोग गुजरात में देख सकते हो। इस सत्याग्रह कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद ब्रिटिश सरकार को थोड़ी टेंशन होने लगी, दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में, यानी कि 1919 में इसके अगेंस्ट एक एक्ट पास किया जिसको बोला गया रोलेट एक्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको पास करने के लिए जो एक सोसाइटी आप लोग बोल सकते हो, आप एक तरीके से संसद समझ सकते हो, जिसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, इसने पास किया था रोलेट एक्ट को 1919 में। अब क्लास क्या था ये रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट बोलता था जो भी आपका, आप यहां पे ध्यान से देख सकते हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उनको बिना किसी कारण के जेल में डाल सकते हैं। ये है बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक। ये आपका रोलेट एक्ट था।
क्लियर। ये इन लोगों ने पास किया कि ताकि ये जो सत्याग्रह वगैरह का जो कार्यक्रम गांधी जी ने चलाया हुआ है और जो लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, उसके लिए कॉन्सेप्ट को क्या किया गया क्लास, इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सत्याग्रह की जो ये लॉन्चिंग है और जो कुछ ना कुछ उनको सक्सेस मिला, सक्सेस के बाद गांधी जी ने देखा 1919 में उन लोगों ने डिसाइड किया कि नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट 1919। अब रोलेट एक्ट जानने लगने के बाद ये कुछ कुछ जगह पे उनका सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी ने डिसाइड क्या किया क्लास, गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हम इस सत्याग्रह को नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे और हम किसके अगेंस्ट जाएंगे, ये जो रोलेट एक्ट 1919 पास किया है इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था क्लास, आपका सत्याग्रह। क्लियर। अब इससे आगे देखो, इस चक्कर में वो 6 अप्रैल का ऐसा डेट था जिस डेट में गांधी जी ने पूरे देश में इस अनजस्टिस लॉ के अगेंस्ट जो रोलेट एक्ट था, ठीक है, नॉन वायलेंस सिविल, एक तरीके से कह सकते हो तरीके से इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, अपना हड़ताल स्टार्ट किया। यानी कि गांधी जी के कहने पे वो नेशनल लेवल पे हड़ताल स्टार्ट हुई कितनी तारीख को, 6 अप्रैल को, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो जितने भी आपकी रैलीज थी अलग अलग ऑर्गेनाइज होने लगी सिटीज में, मतलब रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी सिटीज में। पहला ये चीज था। सेकंड था वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक। यस क्लास, वर्कर ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया रेलवे वर्कशॉप पे। यस क्लास, यानी कि रैली निकलने लगी है, बहुत सारी रैलियां इंट्रोड्यूस होने लगी अलग अलग सिटी में। सेकंड चीज क्या हुई कि जितने भी रेलवे के वर्कशॉप थे और वर्कर्स थे उन सब ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है कि नहीं, दुकानें बंद होने लगी। ये किसका इफेक्ट था क्लास, जो यहां पे ये हड़ताल हुई 6 अप्रैल को। क्लियर है। अब यहां पे एक बड़ा मेजर चेंज ये था कि ब्रिटिशर्स के सामने कि अब दुकानें बंद है, आपका रेलवे वर्कशॉप पूरा ठप पड़ा है, तो इस केस में इनके पास 2 बड़े चेंज, बहुत बड़ी दिक्कतें क्या थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है रेलवेज में एंड टेलीग्राफ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया क्लास, इन्होंने डिसाइड किया क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, यानी कि जो भी राष्ट्रवादी थे उनको एक तरीके से क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे आगे क्या हुआ ध्यान से समझे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोकल लीडर्स को उठाया गया और महात्मा गांधी को बैरिड कर दिया गया एंट्रिंग इन द दिल्ली, मतलब दिल्ली में उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया और जितने भी लोकल लीडर थे उनको उठा लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगता था कि कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन रेलवेज का टूट गया, ठीक है कि नहीं, डिस्टर्ब हो गया टेलीग्राफ, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और डेफिनेटली इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, जितने भी लोकल लीडर्स उनको उठाना स्टार्ट किया, ठीक है, और गांधी जी को रोक दिया दिल्ली में एंट्री, यानी कि उनकी एंट्री क्या कर दी थी, बैन कर दी थी, ठीक है कि नहीं। अब 6 अप्रैल के बाद ये तारीख है 10 अप्रैल, जिसमें आपका जो पुलिस है इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, यानी कि जो भी एक तरीके से आप लोग कह सकते हो शांति पूर्ण जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, जो भी प्रोसेसेस हो रहे थे, उन सब पे अमृतसर में आप लोग कह सकते हो पुलिस ने क्या किया, फायर करना स्टार्ट किया, ठीक है। प्रोवोकन वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है, इन सब पे अटैक होने लगे। क्लियर है। एंड यहां पे क्या हुआ, इस केस में लागू हुआ एक नया नियम जिसको बोलते हो आप लोग मार्शल लॉ। मार्शल का नियम एक तरीके से इंपोज कर दिया गया और जो किसके अंडर हुआ, जनरल डायर, जिसने कमांड संभाली। यानी कि मार्शल लॉ लगने के बाद किसने कमांड संभाली, आपकी संभाली कमांड किसने, जनरल डायर ने। क्लियर। अब इससे आगे हुआ क्या, इससे आगे हुआ एक बहुत ही एक आप कह सकते हो क्रूर या फिर निंदनीय कह सकते हो, एक बहुत ही बेकार घटना हुई। कब, 13 अप्रैल को, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हम जिसको जानते हैं जलियांवाला बाग के नाम से, जो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब हुआ क्या था कि जहां पे जलियांवाला बाग है जो आपको पता है, ऑन दैट डे क्राउड ऑफ द विलेजर्स हु हैड कम टू द अमृतसर टू अटेंड ए फेयर, ध्यान से समझे, कुछ ऐसे आउटसाइडर थे इस मेले को अटेंड करने में आई हुई थी बहुत बड़ी भीड़ लोकल लोगों की, बहुत मासूम लोग, इनोसेंट लोग, जिनको ये नहीं पता था कि इस शहर में आपका मार्शल लॉ लग चुका है। क्लियर है। और वो एक तरीके से अनजान थे इस बात से, और वो कहां पे इकट्ठा हुए, वो मेले को अटेंड करने में इकट्ठा हुए, ठीक है, मेले को देखने के लिए इकट्ठा हुए, ठीक है कि नहीं। अब इसी दरमियान क्या हुआ, इसी दरमियान आपके जनरल डायर ने एंट्री को ब्लॉक किया
किया, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक किया, ठीक है कि नहीं, एंड ओपन किया फायर को ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स, मतलब हजारों सैकड़ों लोग क्या किए गए, मारे गए, ठीक है। जनरल डायर ने कमांड दे दिया, क्लियर है। अब वो जो लोग मारे गए उनको नहीं पता था और ना ही वो लोग वो थे कि सत्याग्रही थे, ठीक है। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम क्या हुआ कि जब भीड़ जमा हुई तो उनको लगा ये सत्याग्रही है, ठीक है। लास्ट में जनरल डायर ने एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दिया, ठीक है, कि वो प्रोड्यूस करना चाहता था एक मोरल इफेक्ट, किसके ऊपर, सत्याग्रही के ऊपर, किसके, टेरर एंड ओ के लिए, ठीक है, एक भय का, एक डर का, एक इस तरीके का वो इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था जनरल डायर, दैट्स व्हाई उसने पूरी एक्टिविटी को अंजाम दिया, ठीक है। ये हुआ पूरा कहां पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको बोलते हैं, अमृतसर में पूरी कहानी हुई, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एज ए न्यूज ऑफ द जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, ठीक है, एकदम आग की तरह खबर फैली, ठीक है कि नहीं, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट, जो भी भीड़ थी वो रास्तों पे उतर गई, इन मैनी नॉर्थन इंडियन टाउन्स, जो भी नॉर्थन इंडियन टाउन्स थे वहां पे लगातार भीड़ क्या हो गई, जमा हो गई, ठीक है। स्ट्राइक हो गई है, अब शहर में बहुत बड़ी हड़ताल हो चुकी है, आप लोग कह सकते हो बहुत बड़ा मामला बिगड़ चुका है, ठीक है। क्लैश हो चुका है पुलिस के बीच में और अटैक हुआ है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, क्योंकि पब्लिक अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्लियर है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल एक्सप्रेशन सीकिंग द ह्यूमिलिटेशन एंड टेररिज्म, सत्याग्रहीज फॉर टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस का आइडिया लेके सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया था वो एक बदल चुका था वायलेंस एक्टिविटी में, मतलब ऐसा लगने लगा था कि यार ये कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा है, क्लियर है, एक तरीके से हिंसा हो रही है। तो उसी टाइम पे गांधी जी ने डिसाइड किया और गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट, यानी कि उसने क्या किया, मोमेंट को रोक दिया, क्लियर है, जो भी सत्याग्रह था उसको ऑफ कर दिया, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जनरल डायर पे, मार्शल लॉ के ऊपर, ठीक है कि नहीं, और जो भी रोलेट एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके ऊपर आ सकती है, आपके क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाकी ऐसे ही हम लोग आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, क्लियर है। नाउ अब क्या हुआ, ध्यान से समझे क्लास। ये पूरी कहानी होने के बाद व्हाइल रोलेट सत्याग्रह had been widespread movement, it was still limited mostly to the cities and the town, मतलब ये कहां तक लिमिट रह चुका था, कुछ सिटीज और कुछ टाउन तक ही लिमिट रह चुका था। महात्मा गांधी now feel to need the launch a more broad based movement in the India। अब महात्मा गांधी को क्या लगने लगा था, ये लगने लगा था कि अब हमें थोड़ा और बड़े लेवल का इंडिया में कोई ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए, क्लियर। अब इससे आगे क्या हुआ, ध्यान से समझे क्लास। बट ही वाज सर्टेन, लेकिन उसको पता था कि ये मूवमेंट जब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है जब तक हम लोग क्या नहीं करते, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के साथ नहीं लेके आ सकते। यानी कि अब गांधी जी को अगर नेशनल लेवल पे ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से जाना था तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था हिंदूज और मुस्लिम को इकट्ठा करना, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे देखोगे तो ऑन वे ऑफ द डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टेकन अप द खिलाफत इश्यूज। अब इसके लिए उन्होंने क्या एक मुद्दा उठाया जिसको आप लोगों ने बोला खिलाफत इश्यूज, ठीक है। जो भी खिलाफत इश्यूज थे उसका कॉन्सेप्ट यहां से इंट्रोड्यूस हुआ। अगर मैं बात करूं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड विद द डिफेट, किसको डिफेट किया गया, ओस्मान तुर्की को, क्लियर है। अब यहां पे जैसे ही डिफेट किया गया ओस्मान तुर्की को, मार्केट में रूमर्स फैलने लगे। क्या रूमर्स फैलने लगे कि वहां पे इंपोज होगा ओटमान एम्परर, यानी कि ओटमान एम्परर यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा, जिसको आप लोग कह सकते हो द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, खलीफा, क्लियर। खलीफा क्या था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको लगा कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, तुर्की में या फिर ओटमान में उसको क्या किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट गांधी जी ने उठाया जिसको आप लोग बोलते हो खिलाफत आंदोलन, क्लियर है, या फिर खिलाफत इतुस, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से देखो टू डिफेंड द खिलाफत टेम्परर पावर, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द बॉम्बे इन मार्च 1919, यानी कि 1919 मार्च में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अब जो गांधी जी चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे, चीजें कहीं ना कहीं उसी मैनर्स में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती जा रही
थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आप लोग देखोगे तो इसके बाद हुआ एक यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर्स, ठीक है, एक जैसे भाई जैसे आप लोग बोल सकते हो। पहला नाम था मोहम्मद अली और सेकंड का नाम था शौकत अली, ठीक है कि नहीं, जिन्होंने डिस्कस किया महात्मा गांधी के साथ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ इश्यूज को लेके। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरी कहानी चलती है और चीजें बनती चली जाती हैं, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे नहीं रुकती है। अब यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ध्यान से पढ़ो। गांधी saw this as an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of the unified nation movement। यानी कि यहाँ पे गांधी जी के पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जिसका यूज करके वो मुस्लिम्स को यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के नीचे ला सकते थे, ठीक है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, 1920 सितंबर में जो आपका कांग्रेस का सेशन हो रहा था कलकत्ता में, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। और एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्या था, वो था आपका स्वराज। क्लियर है? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्वराज का कॉन्सेप्ट है, खिलाफत एज वेल एज द स्वराज, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब चलते आगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वाई नॉन कॉर्पोरेशन, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन क्यों जरूरी था। तो इसका जिक्र गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक हिंदी स्वराज में किया जो 1909 में थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया, यानी कि विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, यानी कि किसकी हेल्प से है, ये कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस की हेल्प से, और उनको भरोसा था एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन, ये गांधी जी का मानना था, ठीक है। अब इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, इंडियन अगर रिफ्यूज कर देते हैं कोऑपरेट के लिए, तो ब्रिटिश रूल्स इन द इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड बी कम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज अपना इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? पंकज आगे बात करो, क्लियर है? तो इस तरीके से वो नॉन कॉर्पोरेशन, आपको पता चला नॉन कॉर्पोरेशन का उदय कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया एक तरीके से एग्जिस्टेंस में कैसे आया, पहली चीज तो ये थी, ठीक है। और ये जरूरी क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब ध्यान से समझे, हाउ कुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम ए मूवमेंट, जो भी नॉन कॉर्पोरेशन था एक वो मूवमेंट कैसे बना। बच्चों आपको ये थोड़ा ध्यान में समझना। गांधी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन द स्टेज, गांधी ने प्रपोज किया, एक ऐसा मुद्दा रखा कि जितने भी मूवमेंट है वो खाली स्टेज पे रहने के लिए नहीं है, इट्स टाइम टू बॉयकॉट, एक ऐसा टर्म को इंट्रोड्यूस किया जहां पे हमें रिफ्यूज कर देना है। क्या रिफ्यूज कर देना है, गांधी ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, जिसको आप लोग बॉयकॉट बोलते हो, ठीक है। एंड बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, ठीक है, जितनी भी आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, हर चीज को यहाँ पे बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। और इस तरीके से जो नॉन कॉर्पोरेशन था, नॉन कॉर्पोरेशन आपका किसका रुख ले लिया, उसने रुख लिया आपका एक मूवमेंट का, और कहानी बदलती चली गई, ठीक है। देन इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेजेंटेटिव ए फुल सिविल डिसोसेंस कैंपेन यहाँ पे चलाया गया, वुड बी लॉन्च्ड दो द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी वाज एंड शौकत अली टर्न्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइज्ड पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है, ठीक है। मैनी विद इन द कांग्रेस वर, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी कहानी के दरमियान कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जो रिलेक्टेंट, एक तरीके से आनातानी कर रहे थे किसमें, बॉयकॉट करने में, क्योंकि उनको डर था आने वाले टाइम में जो नवंबर 1920 में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, उसके दरमियान कहीं ये जो मूवमेंट है ये क्या ना बदल, किस में ना बदल जाए, वॉयलेंस में ना बदल जाए, कहीं ना कहीं एक तरीके से डिससैटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं तरीके से आप कह सकते हो फेथ नहीं था उन लोगों को। क्लियर? तो इस तरीके से ही आपकी पूरी कहानी चलती है, ठीक है। हाउ कुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम ए मूवमेंट, उसी की कड़ी में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, इट शुड बिगिन विद, ये कहां से शुरू होता है क्लास आपका, ये शुरू होता है एक टाइटल जो गवर्नमेंट ने एज ए अवार्ड दिया, जिसको हम लोगों ने बोला था बॉयकॉट, ठीक है। सेकंड, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, यहां से ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। देन इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन एज ए फुल सिविल डिसओबीडियंस
कैंपेन वुड बी लॉन्च। अब वो अपना कार्यक्रम करते रहे, ठीक है कि नहीं। दो, द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड द शौकत अली टर्न्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पावर स्पॉट फॉर द मोमेंट। मैंने आपको बताया, ठीक है, लोगों ने वहां पे उनकी चीजों का भी बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और एक स्मूथ वे में चीजें चलने लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्लास आपको क्या नोट करनी है, ये नोट करनी है कि इनिशियली कांग्रेस मेंबर वर रेलुकेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर द नवंबर 1920 के लिए जो इलेक्शन होने वाले थे उनमें महात्मा गांधी ने जो भी कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे उन्होंने बॉयकॉट करने से इनकार कर दिया। क्लियर?